नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बेलगाम कोरोना। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं और ताजा आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 3,79,557 नए कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,645 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुल केसेस की संख्या 1,83,76,524 हो चुकी है और कुल मौतों की संख्या आपको बता दें कि 2,04,832 हो चुकी है। ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में क्या स्थिति है कोरोना की। लगातार स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है और संसाधनों की कमी से लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो रिक्शे में मरीज जान गंवा रहे हैं। कहीं पर गैस के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से लोगों की मृत्यु हो रही है तो कहीं पर डॉक्टर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर संसाधनों का भी भारी अभाव देखने को मिल रहा है। वहीं वैक्सीन को लेकर भी लगातार तैयारियां देश में की जा रही है कि वैक्सीन को लेकर यहाँ पर तैयारी पूरी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ये प्राथमिकता सरकार की नजर आ रही है देश और प्रदेशों में भी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पिछले 24 घंटों का ये आंकड़ा आपके सामने जो कि बताता है आंकड़ा कि किस तरीके से कितनी गंभीर स्थिति है कोरोना को लेकर। खासतौर पर भारत पर सभी की नजरें हैं। पूरा विश्व भारत के लिए मदद के लिए आगे आया है और ऐसे में अब जरूरी है कि देश के लोग भी इस बात को समझे कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर और किस तरीके से अब हमें भी सहयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। आखिर किस तरीके से बचाव करें ये भी लगातार प्राइम न्यूज आपको बता रहा है। लगातार हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एहतियातन कुछ कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे कि संक्रमण से दूर रह सकते हैं। लेकिन इस बीच ये ताज़ा आंकड़ा आपके सामने जो कि बताता है कि देश में स्थिति कितनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। नए केसेस का मामला आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ताज़ा आंकड़ा आपके सामने पिछले 24 घंटे में 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कुल केस की संख्या 1,83,00,000 से ऊपर हो चुकी है। कुल मौतों की संख्या 2,04,832 हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या 30 लाख से ऊपर हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक। देश में कोरोना के हालात और तमाम राज्य की सरकारें भी अब कोरोना से निपटने के लिए लगातार हर दिन दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। लगातार नए नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी हालात बेहद नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे देश में से लगातार तमाम राज्यों से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जहां पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। कहीं पर डॉक्टरों का अभाव है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने से भी यहां पर संकट गहराने लगा है। मैन पावर की कमी हो रही है जिसकी वजह से यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों को उपलब्ध कराया जा सके ताकि वो जीवन को बचा सकें लोगों के। ऐसे में ये भी देखा ये जा रहा है कि जो आम जनता है वो लापरवाही भी अभी भी बरतती हुई नजर आ रही है। कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा है तो यहाँ पर कई ऐसे जिले, कई ऐसी जगह जहाँ पर आमतौर पर अमूमन लोगों की भीड़ नजर आ जाती है। लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि जागरूक होने के बावजूद घोर लापरवाही बरत रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि शासन जो है इन लोगों के प्रति सख्ताई बरते, इनके ऊपर कार्रवाई करे। और फिलहाल ये ताजा आंकड़ा आपके सामने जो कि बताता है कि स्थिति देश की कितनी ज्यादा नाजुक है।
तो देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर बरपी है और ये ताज़ा आंकड़ा देश में कोरोना का बताता है कि स्थिति कितनी नाजुक। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं लगातार कितनी तेज रफ्तार में काल के गाल में समा रहे हैं लोग। संसाधनों के अभाव में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। वहीं मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये हालात हैं देश के और ऐसे में पूरा विश्व भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका हो, चीन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, तमाम देश आगे आ रहे हैं भारत की मदद के लिए। इस बीच बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी, भारत के लोग भी ये समझें कि स्थिति बेहद नाजुक है। हमारे सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम देशवासी सहयोग करें, शासन प्रशासन का एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर किसी को भी नहीं बख्श रही है। हर वर्ग के लोगों को ये अपनी जद में ले रही है, चाहे आम हो, खास युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों को अपनी जद में ये कोरोना की दूसरी वेव ले रही है। आकस्मिक मृत्यु हो रही है लोगों की, संभलने का समय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, प्रशासन के क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार जो कह रही है वो आखिर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तमाम सच्चाइयों से भी आपको हम लगातार रूबरू करा रहे हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो है वो फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, शुरू से ही जब से कोरोना की महामारी फैली है, दूसरी वेव जब से भारत में आई है, लखनऊ का जिक्र जो है सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि लखनऊ की स्थिति शुरुआत से ही बहुत गंभीर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी के हालात क्या है, मौजूदा स्थिति लखनऊ की क्या? मोनिका, 7,000 का आंकड़ा था और लगातार कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है बढ़ता जारी था, लेकिन इस बीच 19 दिन बाद राहत भरी खबर यह है कि 4,000 का आंकड़ा आज राजधानी का है। 24 घंटे का 4,000 का आंकड़ा है और धीरे से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे से गिर रही है, क्योंकि लगातार जो सख्ती की जा रही है, 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और राजधानी में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था साफ नजर आ सकती है और स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां कोशिश कर रही है, उनकी कोशिशों पर पलीता लगाते ही अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एम्बुलेंस के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना, वो तस्वीर में देखिए। कल जो है देर रात अपनी माँ को इलाज के लिए एम्बुलेंस की जब जरूरत पड़ी तो शायद एम्बुलेंस नहीं पहुंची और रिक्शे पे ही ले जाना पड़ा लखनऊ के सिविल अस्पताल। और राजधानी की तस्वीर थी जहां पर रिक्शे पे 2 बेटे अपनी एक माँ के पैरों को पकड़ लेता और एक सिर को पकड़ लेता और धड़ रिक्शे पे था और इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे रिक्शे पर। एम्बुलेंस न आने के कारण वो जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो सिविल अस्पताल की दहलीज पे ही इलाज से पहले ही मृत्यु हो गई इस महिला की। ये स्वास्थ्य विभाग की कमी है और एम्बुलेंस जो प्रोवाइड नहीं, हालांकि डीएम अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, सबके लिए गाड़ी की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो दावे हैं वो उस वीडियो पे आकर खत्म हो जाते हैं, उस क्लिप पे आके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मर्मक की स्थिति थी जब 2 बेटे अपनी मां को रिक्शे पे ले जा रहे थे। आप जिक्र कर रहे थे, वो खुद भी कोरोना से जंग जीतकर वापस लौटे हैं और फिर दोबारा से उन्होंने जो चार्ज है वो संभाला है। ऐसे में स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम अधिकारी, वो तमाम फ्रंटलाइन वर्कर जो कि अभी ताज़ा हालत है उनकी, जो कि वो अभी अभी उभरे हैं कोरोना से, लेकिन मजबूरी ये देखिए मैन पावर की इतनी कमी है कि उन्हें तुरंत ही काम पर लगना पड़ रहा है, चार्ज संभालना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है मैन पावर की कमी हो रही है, लेकिन मोनिका इस बात ये कि आखिरकार क्यों हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है? जब व्यवस्था ऐसी है तो ऐसी ही छोड़ देनी चाहिए। त्राहिमाम कर रही है जनता, लगातार जनता मर रही है। रिक्शों के और गाड़ियों पे लोग एम्बुलेंस ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं जा रही हैं, वो इलाज कराने अपने परिजन को ले जा रहे हैं, बाइक पे ले जा रहे हैं, रिक्शे पे ले जा रहे हैं। जब आप मदद नहीं कर सकते, जो अधिकारी मदद नहीं करते वो छोड़ दे व्यवस्था ऐसे ही। दोनों संक्रमित से उठे, लेकिन डीएम जो लखनऊ डीएम ने ये नंबर जारी किए, जब वहां से फोन नहीं उठता है, वहां की कॉल बैक नहीं होती है, तो स्थिति भयावह होगी। लोग इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है।
कहाँ जा रही है आखिर एम्बुलेंस, और लोग इतनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं, किसकी उम्मीद से लोग जाए, किसकी सरकार से उम्मीद लगाए। सरकार बदस्तूर प्रयास कर रही है, लेकिन जो सरकार जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आखिर लोगों की मृत्यु इतनी बड़ी संख्या में, आंकड़ा जरूर लखनऊ के गिर रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर है। मोनिका, साफ तौर पर व्यवस्था देखी जा सकती है। फील्ड पर हैं, इसीलिए आपने चीजों को बहुत ही करीब से देखा होगा, और जो गुस्सा है वो आपकी जुबान पर भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थाएं वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी हैं, अफसर कुछ ऐसे हैं जो कि उनकी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है उस पर पलीता लगाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। क्या हम माने, क्या जो सेक्टर प्रणाली लागू करने की बात की जा रही थी उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी सेक्टर प्रणाली की बात कीजिए तो अभी फिलहाल वहां लागू नहीं हुई है सेक्टर प्रणाली। कल बात हुई है और सेक्टर प्रणाली जल्दी लागू की जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा सेक्टर प्रणाली से, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा, और समय आने वाला समय बताएगा। ठीक है, बिल्कुल आऊंगी आपके पास जितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो हालात हैं वो गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास आऊंगी। कानपुर की क्या कुछ स्थिति है? आशीष, लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन खासतौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हर दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई एक तस्वीर ऐसी जरूर होती है जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि देखो उत्तर प्रदेश की ये हालत है। कानपुर की फिलहाल क्या स्थिति और जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या अभी भी वही हालात जो शुरुआत में थे? मोनिका, मैं ताजा हालात अगर बता दूं कानपुर के, तो पिछला जो 24 घंटा गया है 2340 मामले नए सामने आए हैं और 21 मौतें हुई। रात शाम 5 बजे तक जो अपडेट दिया था सीएमओ ने, उसमें 11 मौतें हुई थी और बाद में 12 बजे पोर्टल पे फिर 10 मौतों का अपडेट हुआ। तो मौतों के लिए ज्यादा टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है कोविड से, वो कोरोना में कोविड पेशेंट का, वो कम नहीं हो रहा है मौतों का आंकड़ा। 21 मौतें पिछले 24 घंटे की बता दूं। संक्रमित मरीजों, जो एक्टिव संक्रमित मरीज हैं, वो 18,000 के पार हो चुके हैं कानपुर के अंदर। टोटल मौतें 1134 हो गई हैं। तो स्थितियां बड़ी भयावह हैं कानपुर के अंदर। और अधिकारियों का मैं बता दूं मोनिका, अधिकारियों की हिला वाली इस तरह की है कि पिछला कृष्णा हॉस्पिटल है, वहां पे ड्यूटी लगाई गई थी मजिस्ट्रेट की, वो वाणिज्य अधिकारी हैं, उनको एज ए मजिस्ट्रेट वहां पे अपॉइंट किया गया था, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो पिछली 19 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम तक की ड्यूटी थी, वो नदारत थे, उनपे कल केस हुआ है। तो ये संवेदनहीनता है अधिकारियों की कहीं ना कहीं, जिला वाली। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, कल भी हम लोग ने रियलिटी चेक किया, ग्राउंड जीरो से दिखाया क्या हालत के आसार से ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो हिला वाली से बाज नहीं है। तो प्रशासनिक तौर पे आईआईटी ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसे आज लॉन्च कर दिया गया, बनाया आईआईटी कानपुर में, जिससे 60 जो हॉस्पिटल हैं प्रदेश के, उन्हें ऑडिट किया जाएगा। प्रशासन अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, लगातार लगा हुआ, सरकार लगी हुई है, जिसमें 3 हॉस्पिटल कानपुर के भी हैं, जिसमें रामा है और उर्सला है और हैलट है। इन्हें ऑडिट किया जाएगा इसके हिसाब से कि ऑक्सीजन की आपूर्ति किसको कितनी करनी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन किसको कितने देने हैं, क्या है। तो इस ऑडिट के हिसाब से सरकार पूरे, तो सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। लेकिन हालात ये हैं, चाहे अब जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे लखनऊ से, कि पिछली जो कल की तस्वीर आई है हैलट में, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं धड़ाम हो चुकी है। लोग गोद में ले जाकर मरीज को पहुंचा रहे हैं। कल तस्वीर सामने आई है, रिक्शे से पहुंचाया गया है इमरजेंसी में। तो और ये मॉर्चरी में लड़ाई हो रही है तीमारदारों में कि किसके शव को पहले दाह संस्कार के लिए भेजा जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए। ये स्थिति कानपुर में हो चुकी है। अधिकारी कोई, पुलिस कमिश्नर ने कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने जो कालाबाजारी पे रोक के लिए बैनर पोस्टर, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। पुलिस कमिश्नर जो कमिश्नरी लागू होने वाला असीम अरुण आए, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए हैं, पुलिस एक्टिव हुई है। लेकिन सीएमओ और डीएम का रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है उनका। ये स्थिति कानपुर में हो चुकी है। लोग मरने से पहले तो लोग जद्दोजहद कर ही रहे हैं जीवन बचाने के लिए, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अंतिम संस्कार लोगों का नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपने बताया, स्थिति इतनी बुरी है यहाँ।
प्रदेश में। ठीक है, आपके पास आऊंगी जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखा ये जा रहा है और आपने खुद भी बताया कि कुछ अधिकारी और अफसर ऐसे हैं जो सरकार की मंशा है उस पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस बिखरे हुए सिस्टम को समेटना और इस टूटी हुई व्यवस्था को बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? कब तक हम यही रोना रोते रहेंगे कि सरकार तो चाहती है कि सब ठीक हो जाए लेकिन अधिकारी और अफसर नहीं होने दे रहे हैं? आखिर ये जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? कौन करेगा इसको ठीक? शायद उनके आगे भी इस चीज को आएगी और लगातार सरकार की ऊपर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है मोनिका। ये नहीं कहा, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा रहा है, अस्पतालों की कमी को दूर करने की प्रयास किया जा रहा है। सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद है, वो प्रयास कर रहे हैं और लखनऊ में डीआरडीओ अस्पताल 30 तारीख से चालू हो जाएगा 500 बेड का। वहीं हज हाउस में भी अस्पताल बन रहा 250 बेड का, वो भी तैयारी हो जाएगा। और स्थिति हालांकि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको समेटा जाए, लेकिन समेटे किसके भरोसे? जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जब वही जिम्मेदार अधिकारी ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अधिकारी ही नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बुजुर्ग है जो कि साइकिल पे अपनी पत्नी का शव लेके जाने को मजबूर है, अंतिम संस्कार उसका नहीं हो पा रहा है, वो अब खुद को नहीं संभाल सकता है, अपनी पत्नी के शव को लेकर इधर उधर घूम रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिक्शे में एक महिला दम तोड़ देती है क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन के अभाव में सड़क पर लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये तस्वीरें हम देखकर नकार नहीं सकते हैं कि हाँ, व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं और संसाधनों का अभाव है। आऊंगी आपके पास जितेंद्र। अरविंद, आपका रुख करूंगी। बांदा से आप जुड़े हुए हैं, लगातार बांदा को आप कवर कर रहे हैं। बांदा में फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वहां पर हम माने के संसाधन जो है वो पर्याप्त हैं? लोग अब ऑक्सीजन के अभाव में दम नहीं तोड़ रहे हैं, बेड उन्हें मिल रहे हैं, अस्पताल में दवाइयां उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है। जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है, लेकिन बांदा जनपद की अगर बात की जाए तो बांदा जो है मंडल कहलाता है। बांदा मंडल में 4 जनपद आते हैं, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और खुद बांदा। हालांकि बांदा की प्रॉपर बात किया जाए तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं बराबर जो है दुरुस्त की हुई है। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने दावा किया है कि बांदा के जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जबकि बीते एक सप्ताह पहले प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने अपने दर्शकों को रखी थी कि ऑक्सीजन के अभाव से लोग तड़प रहे थे, उस खबर को जो है जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान में लिया और 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की सप्लाई कराई गई और जो भर्ती वार्ड थे वहां भी सप्लाई पहुंच गई। हालांकि प्राइम न्यूज को कई लोगों ने धन्यवाद भी दिया। हालांकि बांदा में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त बताई जा रही है, लेकिन कोरोना को लेकर के लोग अभी भी सख्ते में हैं। हालांकि पिछले घंटे 297 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जो कि बांदा में अब तक 1700 से ऊपर का आंकड़ा हो चुका है और पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि कोरोना का संक्रमण हर जिले में फैला हुआ है और किसी जिले में ज्यादा है तो किसी जिले में कम है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो हमारे लखनऊ के भी सहयोगी साथ में जुड़े हैं, कानपुर के भी जुड़े हैं, तो लखनऊ में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वो सारी तस्वीरों में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऐसी जनपदों में ऐसी भी तस्वीरें आ जाती है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि एक पति अपनी पत्नी का लाश लेकर के साइकिल में दर दर भटक रहा है और उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ठीक उल्टा जो है बांदा में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं और डॉक्टर कोरोना वॉरियर बन करके उभर रहे हैं और कोरोना पर काफी हद तक लगाम लगाने की भरसक कोशिश की जा रही है। जी चलिए, ये रात भरी खबर है, कम से कम बांदा में स्थिति जो है वो काबू में नजर आ रही है। बने रहिए आप अरविंद, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आलोक भी लगातार जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। आलोक, सहारनपुर से क्या अपडेट, क्या हालात, ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जैसा हमारे सहयोगी अभी लखनऊ से जितेंद्र जी बता रहे थे, हालात जस के तक है। सहारनपुर में 11 मौतें और हुई है पिछले 24 घंटे में। 11 मौतों के बाद जो मौतों का आंकड़ा है उसमें 215 को छू लिया है और यहाँ पर 413 नए मरीज आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 2800 से ऊपर आ गई है। आंकड़े बहुत विस्फोटक होते जा रहे हैं और जिस तरीके से हालात बढ़ रहे हैं वो बहुत परेशान कर देने वाले हैं। मरीज जा रहे हैं, मरीजों को अलग अलग, देखिए यहाँ पर सहारनपुर की स्थिति क्या है कि सहारनपुर में 4 जगह पर कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं और साथ में
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अधिकृत किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं आपको बात बताऊं, सरकार ये कहती है कि जिन मरीजों का इलाज सरकारी पर जगह नहीं प्राइवेट में हुआ जाएगा, करा जाएगा और निःशुल्क करा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 हॉस्पिटल है, 70 में भी ब्लॉक है, जहाँ पर इसकी सुविधा दी गई है कि कोरोना पेशेंट वहां जाएंगे। उन रकम ली जा रही है, 15 से 18 हजार रुपए उनसे लिए जा रहे हैं और उनका उसके बाद इलाज किया जा रहा है। ये जो पैसा है ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के नाम का पैसा है। इस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। जहां तक कोविड हॉस्पिटल्स की स्थिति है, कोविड हॉस्पिटल में यहाँ पर हालात जो है बदतर हो रहे हैं। जो व्यवस्था है, व्यवस्था बड़ी नाकाफी आप कह रहे हैं कि मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या इस तरह की चीजों को देखने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, जानबूझ के मरीजों के तीमारदारों को परेशान किया जाता है, ज्यादा पैसे अगर वसूले जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस तरह की कोई खबर नहीं कि कार्रवाई उन पर हो रही है, ऐसे लोगों पर, ऐसे अस्पतालों पर? देखिए मोनिका, इस समय आदमी अपना इलाज चाहता है। जो साधन संपन्न जो प्राइवेट हॉस्पिटल, पहली बात तो यह है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जैसे यहाँ पर एक सक्षम हॉस्पिटल है, उसकी 15 की कैपेसिटी है, 15 लोगों का वहां पर अधिकृत किया गया है, उनके पास ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है। इस वजह से वहां पर 60 का किया गया है, पहले से ही बेड ऑक्युपाइड है। और जो साधन संपन्न लोग हैं पैसा दे रहे हैं और पैसा देने के बाद जब ठीक होके आ रहे हैं तब वो बाहर आके जिक्र कर रहे हैं। बाकी कोई शिकायत करने को तैयार नहीं है। लेकिन हालात जो मैं बता रहा हूं आपको, हालात यही है कि भारी भरकम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा लिया जा रहा है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो इलाज करके आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें 2 लोगों की, कल 2 महिलाओं की मौत भी हुई है। ये जो 11 का आंकड़ा है, इसमें 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हुई है। हालात बहुत खराब है। जहां तक अधिकारियों की बात आपने की है, अगर हम COG नंबर पर बात करना चाहें, अगर कोई मरीज जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उस पर बात करना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर उठते नहीं है। COG नंबर कोई भी अधिकारी उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में शिकायत कहां करी जाएगी? किससे शिकायत की जाएगी? शिकायत का आधार तो सिर्फ मीडिया बचा है। मीडिया में आकर आदमी कह देता है, अगर कोई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जिस तरह हमारा प्राइम न्यूज लगातार दिखा रहा है, प्राइम न्यूज जाकर जीरो रिपोर्टिंग जब करता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता है, लोग आकर अपना दुखड़ा बयां करते हैं। अदरवाइज COG नंबर किसी भी अधिकारी का अगर चैनल से भी औचक तरीके से COG नंबर पे यहाँ के DM और SSP से बात करना चाहे तो किसी भी सूरत पे नहीं हो सकती थी मोनिका। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयावह होती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से लगातार आप लोग बता रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि वहाँ की जो प्रदेश की जो जनता है वो किस तरीके से, कितनी मुश्किल की घड़ी में है। जितेंद्र, यहाँ पर पहली बात तो ये हो जाती है कि कोरोना अगर किसी इंसान को हो जाता है या किसी परिवार में हो जाता है तो वो वैसे ही अकेला हो जाता है, क्योंकि अन्य लोग जो हैं उसके साथ नहीं आ सकते चाहकर भी। ऐसे में उसके बाद जब इन परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है, तड़प के जान जो है वो लोग गंवा रहे हैं, और अभाव देखिए, ना एम्बुलेंस मिल पा रही है, ना डॉक्टर मिल पा रहा है, समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? किसकी जवाबदेही होगी? अगर किसी की मृत्यु होती है ऑक्सीजन के अभाव में तो किसकी जवाबदेही तय होगी? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे में किसकी जवाबदेही है? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि चीजें ठीक हो पाएंगी। देखिए मोनिका, न्याय का सिर्फ एक तरीका बचा है, और न्याय अगर सरकार को फटकार लगाने का काम करे, अधिकारी को फटकार लगाने का, तो सिर्फ वो न्यायालय आगे आया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, स्वतः संज्ञालय। ये न्यायालयों को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि वो स्वतः संज्ञालय, लेकिन अब न्यायालय कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं के प्रति कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ी सी सख्त नजर आई है। और सरकार से लेकर अधिकारी तक फटकार लगाने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार ने तय की है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी लापरवाही करे उनको कहीं ना कहीं उन पर सख्ती से पालन किया जाए, उन पर सख्ती की जाए। ये जवाबदेही आखिरकार तय कब होगी? कह देने से, आदेश जारी करने से नहीं होता है। अधिकारियों पर गाज गिरेगा तब शायद अधिकारी को समझ आएगा कि सच में ये कुछ जो जमीनी स्तर पर हालात खराब है, तभी ये कार्रवाई हो रही है। कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार को करनी होगी मोनिका। ये जो समय है, कोरोना काल का समय है, इसमें अपनों की पहचान शायद अब हो रही है। कोई अपना साथ नहीं दे रहा है, लोग मर रहे हैं, घरों में मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, और सरकार उन अधिकारियों से पूछे आखिरकार आपको समस्या क्या है, क्यों आप काम नहीं कर रहे हैं। उन अधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि समझे उस चीज को और लोगों की पीड़ा को समझे जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं।
क्या जितेंद्र हम ये माने कि अब एक ही चारा है और वो है सख्ताई, क्योंकि एक अंतिम जो विकल्प रह जाता है प्रदेशों के सामने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वो है लॉकडाउन। क्या अब हम ये माने कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने अब एक ही विकल्प है, वो है लॉकडाउन, और लॉकडाउन अब जल्द लगने वाला है प्रदेश में? देखिए जनता की बात, क्योंकि अंदर खाने ये बात भी चल रही है। देखिए व्यापारी बात की जाए, मोनिका, चाहे जनता की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो सब चाहते हैं कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और इससे शायद लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन लगाने से फायदा क्या, जब लखनऊ की कमिश्नर ही रोडों से गायब है, वहां पर पुलिस नाराज है, ऐसे लॉकडाउन से क्या फायदा। हालांकि तो छोटे तबके का व्यापारी छोटे छोटे काम करता है, वो उसका कहना है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए। प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करी थी, लोगों के बयान जाने से लोगों से जानने की कोशिश की लॉकडाउन लगे या नहीं लगे, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी आई थी कि लॉकडाउन ना लगे, सरकार वीकली लॉकडाउन करे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह संपूर्ण लॉकडाउन जाए, क्योंकि हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, उनकी साफ तौर पर करें। लेकिन व्यापारी को कहना है कि संक्रमण को रोकना है तो लॉकडाउन लगाना ही होगा। तो हमें हर तबके की आवाज सुननी है और उत्तर प्रदेश सरकार हर तबके की आवाज भी सुन रही है, जिससे कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि लॉकडाउन न लगाया जाए। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति रही तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि और आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस को सख्ती से पालन करना होगा। पंचायत चुनाव में आप मोनिका, सुप्रीम कोर्ट ने जो टीचर लगाए गए थे, अनुदेशक लगाए थे, बड़ी संख्या में मृत्यु, तो उनको मुआवजा देने वाला कोई नहीं, उनके परिवार को कोई पूछने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया और लिस्ट मांगी, तब चुनाव आयोग ने लिस्ट जिलाधिकारी से मांगना शुरू करी। जिलाधिकारी ने पता किया कि आखिर कितने लोगों की मृत्यु होगी, तब मुआवजा देने का काम करे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के भरोसे, हाई कोर्ट के भरोसे हम बैठेंगे? हमारी न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के पर हमें न्याय के लिए कुछ नहीं रहा, अधिकारी के लिए कुछ नहीं रहा। और शायद लोगों के मुंह से, मोनिका, जब भी हम बात करते हैं, लोगों से जब जानने की कोशिश करते हैं, तो लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि हमें धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, हमें जाति के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। अब शायद हमें पता चल रहा है कि अस्पतालों के नाम पर, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे हमें वोट देना चाहिए, तब शायद हमारी व्यवस्था ठीक हो पाती। बिल्कुल, और ये समय बहुत कुछ सिखा के जाएगा जितेंद्र, ये तो तय है, आम जनता को, हम लोगों को। आशीष, कानपुर की बात अगर मैं करूं, जैसे कि आपने बताया कि कानपुर में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा रफ्तार पकड़ चुका है और थम नहीं रहा है। क्या आप समझ रहे हैं, आप फील्ड पर हैं, आप किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी देख रहे हैं? कौन सी सबसे बड़ी वजह है, मुख्य बिंदु कौन से हैं जिनकी वजह से खासकर कानपुर में जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा चिंताजनक है? कैसे इस स्थिति को काबू में किया जा सकता है? किन चीज़ों की कमी देख रहे हैं आप? मोनिका, मैं बता दूं, कानपुर के अंदर जो अधिकारी हैं और जो जनता है, उनके बीच का गैप वो बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारी जो चाहे सीएमओ हो, जो हेल्पलाइन नंबर बनाए गए, उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। आलम ये है कानपुर के अंदर कि पुलिस की मदद लेनी पड़ रही, हेल्पलाइन पुलिस का डायल 112 पे लोग मदद मांग रहे हैं, थाने पहुंच रहे हैं लोग कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमें बेड नहीं मिल रहा है। और भले ही प्रशासन सरकार ये बोल रही है कि हम आपूर्ति कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन केवल पेपर पे ये काम होने से जमीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। मोनिका, ये जो आप बता रहे हैं ये खबरों की बहुत ज्यादा बारीकियां हैं जो दर्शकों को सिर्फ प्राइम न्यूज पर ही जानने को मिल रहा है। किस तरीके से जो हालात हैं वो कितने दयनीय हो गए हैं। आप बता रहे हैं कि कागजों पे कुछ और है और जब जमीन पर आप उतरे तो आपने देखा कि हालात कितने बेकाबू हैं, कितने लचर व्यवस्था है, कितने जो व्यवस्था है वो कितनी लाचार नजर आ रही है, हीला हवाली यहाँ पर जिला प्रशासन की नजर आ रही है। और मुख्य कारण मैं मानती हूँ कि यही है कि जिला प्रशासन सख्त नहीं है, एक गैप यहाँ पर बड़ा आप देख रहे हैं जनता और जिला प्रशासन के बीच। जब तक ये गैप कम नहीं होगा, जब तक अधिकारी अफसर आगे नहीं आएंगे, तन मन धन से यहाँ पर काम नहीं करेंगे, तो कैसे व्यवस्था ठीक होगी? क्या हम यही माने कि यही एक बड़ा कारण है यहाँ पर? जी बिल्कुल मोनिका, बता दूं कि अब आलम यह है, एक अखबार को नोटिस दे दिया है डीएम ने, क्योंकि शमशान की वो तस्वीरें दिखा दी। अब एक प्राइम न्यूज उस पर बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। एक ऑडियो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लीक हुआ, सीएमओ हेल्प डेस्क पे फोन कर रहा है तो वो ड्राइवर उनका उठा रहा है, साहब मीटिंग में है। इस तरह की चीजें यहाँ पे कानपुर में हो रही है। उसके बाद वो बोला आइसोलेट, जो लोग होम आइसोलेट है, मैं वो उनका प्राइम न्यूज पे बोल रहा हूँ कि होम आइसोलेट जो लोग हैं उनकी मौतें हो रही हैं, उनके आंकड़े का, इस तरह के वो सवाल कर रहा है उनसे।
जो मौतों के आंकड़े दिए जा रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं कानपुर के अंदर। आज मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे, पिछले 24 घंटे में 21 मौतें हुई हैं कानपुर के अंदर। स्थिति बेकाबू। कल हम लोग प्राइम न्यूज की अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक हुआ, मैं भी हाईलाइट में था। उनका स्थिति ये है, रायबरेली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। पूरे प्रदेश की व्यवस्था पे सवाल प्रश्न उठ रहा है कि रायबरेली में उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, वो हाईलाइट में था। कल हमने दिखाया अभी प्राइम न्यूज पे। यहाँ से दूर है चौबेपुर 40 किलोमीटर, वहाँ का पेशेंट वहाँ पड़ा हुआ है फतेहपुर से। ये हालत है कि बाहर 2-2 घंटे बेड नहीं मिला, एक बेड पे 2 लोग हैं, दोनों लोगों को ऑक्सीजन वहाँ पे लगा हुआ है। जो बाहर आ रहे हैं तीमारदार, वो पहुंचते पहुंचते खत्म हो जा रहे हैं। रिक्शे पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, रिक्शे पे, साइकिल पे, गोद में लेके पेशेंट आ रहे हैं। कि बच गए तो राम भरोसे, और यहाँ पर राम भरोसे सारी चीजें नजर आ रही हैं। एक जरा सा रोकूंगा, उनका एक और वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है माई पैडेमिक सर्वाइवल करके। उस पे लोग इतने भयभीत हैं कानपुर के अंदर, उस पे लिख रहे हैं अगर मैं बच गया तो मैं क्या करूंगा, मैं माता पिता को दर्शन के लिए ले जाऊंगा, मैं कोविड की मरीजों को हेल्प करूंगा। इस तरह के हैशटैग करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है बड़ी तेजी से। लोग माई पैडेमिक सर्वाइवल करके हैशटैग करके ये लिख रहे हैं कि अगर इस पैडेमिक में, इसमें बीमारी से बच गया, इतना माहौल बन गया है। बिल्कुल, और अगर संक्रमण से ग्रसित हो गए तो पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि सावधानी खुद ही के हाथों में है। जरूरी है कि खुद ही एहतियात बरतें। बांदा से लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अरविंद, क्योंकि आपने बताया, आप पहले रिपोर्टर ऐसे हैं जो कि संतुष्ट दिखे व्यवस्थाओं से, जिन्होंने बताया कि जो तस्वीर है वो संतोषजनक है, और ये जानकर मुझे खुशी हो रही है कि बांदा में जो स्थिति है वो अच्छी है। क्या हम मुख्य कारण माने कि बांदा में जो तमाम चीजें हैं वो ठीक है, और अन्य जिलों को भी इससे सबक लेना चाहिए और उन चीजों पर काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के जो हाल इस वक्त बेहाल है उनको राहत मिल पाए उनसे? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बांदा के हालत भी सामान्य नहीं थे। एक हफ्ते पहले जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी, तब मुझे खुद कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी को देख करके खबर बनाई जाए। जब मैं वहां ग्राउंड जीरो पर गया तो ऑक्सीजन की कमी, भर्ती वार्ड में जो ऑक्सीजन थे वो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म पड़े हुए थे, और वहीं पास में ही एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ था। इसी प्लांट के मैनेजर से जब मैंने वार्तालाप किया और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बनाई, तब पता चला कि प्लांट में ही ऑक्सीजन खत्म है। तो जिलाधिकारी ने प्राइम न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर के तत्काल देर रात 9 बजे के आसपास एचडी शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी आनंद बहादुर सिंह और कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह, तीनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और 8 घंटे के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को उपलब्ध कराया और सुबह रूटीन के तहत ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को भी प्राइम न्यूज की खबर पर इतना विश्वास था कि इस वजह से ये 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से बराबर जो है वो प्राइम न्यूज की खबर को संज्ञान में ले रहे हैं। कल तिलवारी ब्लॉक के सत्यनारायण इंटर कॉलेज से भी एक खबर ग्राउंड जीरो से चलाई गई थी, जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दी गई। जिलाधिकारी ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर के वहां एडीएम संतोष बहादुर को मौके पर भेजा था और तत्काल उस व्यवस्था को दुरुस्त किया था। फिर कहा जा सकता है कि बांदा में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हो रहा है और यहाँ के अधिकारी उस खबर को संज्ञान में ले रहे हैं और तत्काल उस मौके को निवारण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सामान्य माहौल कहीं पर भी नहीं है, हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली तस्वीर कहीं से भी सामने आ जा रही है, जो कि बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि सावधानी खुद ही बरतनी है, अलर्ट रहना है। यही एकमात्र विकल्प है, सबसे बेहतर विकल्प है कोरोना के संक्रमण को रोकने का और कोरोना के संक्रमण से बचने का। सहारनपुर से हमारे सहयोगी आलोक लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, एक ऐसा राज्य जिसकी अब तक सिर्फ और सिर्फ तारीफ हो रही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, WHO ने तारीफ की, PPE किट बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और लगातार हम बात करें व्यापारियों की पहली पसंद बनने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य बनता जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब देश में जब कोरोना की महामारी इस कदर फैल रही है तो उत्तर प्रदेश ही उन राज्यों में से एक अब हो गया है जो अब देश के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी राज्य में हो रही है उनमें से एक है उत्तर प्रदेश। क्या कमी रह गई है कि इस स्थिति में आज उत्तर प्रदेश, किसकी कमी? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला साल गया है कोरोना का 2020 का, उसमें सहारनपुर एक ऐसी जगह है, सहारनपुर के रिकवरी रेट को लेकर, सहारनपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरे देश में
उत्तर प्रदेश को 8वें स्थान पर रखा गया था और सहारनपुर जो है, सहारनपुर को उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रखा गया था। लेकिन आज हालात 10 से बदतर होते जा रहे हैं, स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति है काम को करने की, वो कमजोर पड़ती जा रही है। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से मरीज कोरोना संक्रमित हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी समीक्षा नहीं हो रही है। किस कारण से मौत हुई, क्या कमी रही, इसकी बाकायदा समीक्षा होनी चाहिए। हमको इसकी समीक्षा होने के बाद मीडिया के सामने ब्रीफिंग होनी चाहिए। अब तक जिलाधिकारी जब से कोरोना कांड चला है, सहारनपुर के जिलाधिकारी ने मीडिया से कोई बात नहीं की है। हाँ, सहारनपुर के मंडलायुक्त हैं AB राजभौनी, उन्होंने कल मीडिया के 3-4 लोगों से, पूरे मंडल से 3-3 लोगों को व्यक्त कर इन बच्चों को मास्क जीवन में जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से इन हालातों को सुधारा जा सकता है। जहां तक सेक्टर प्रणाली की बात है, अभी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब शक्ति अधिकारियों की कमजोर पड़ गई है और पूरी जिम्मेदारी जो है स्वास्थ्य विभाग पर छोड़ दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये संयुक्त जिम्मेदारी का मामला है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। जब तक ज्वाइंट, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, उसमें SDMs भी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका बैठकर एक भी मौत पर समीक्षा नहीं करेगा कि क्यों भर्ती हुआ था, कैसे भर्ती हुआ था, क्या हालात थे और क्यों इसकी मौत हो गई है, और उस मौत के कारणों पर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक ये स्वास्थ्य विभाग, मोनिका जी, सुधरने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश को। और चुनावी समय आ रहा है, ये 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर आ रहा है। सरकार की जितनी किरकिरी इस बार स्वास्थ्य विभाग की वजह से हो रही है, अगर इसको रोका ना गया तो हालात बहुत बदतर बदतर उत्तर प्रदेश के, मोनिका जी, होने वाले हैं। जी मोनिका। और होते हुए दिख रहे हैं आलोक, जिस तरीके से आपने बताया, स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी नजर आ रही है और जवाबदेही तय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक बड़ी पहल हो सकती है जिससे कि स्थिति में सुधार आ सकता है। जितेंद्र, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आलोक ने कहा कि बहुत जरूरी है कि जवाबदेही तय हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है, उन्हीं के कंधों पर सब छोड़ दिया गया है। कोई मरे, कोई जिए, सब कुछ कहीं ना कहीं लचर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर किसी की मौत हो रही है तो कौन जवाब देगा? क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार मर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है? ये जो सेक्टर प्रणाली है, इसको जारी करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन ये कब लागू होगी, इसको जल्द से जल्द अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समय की मांग नजर आ रही है। जितेंद्र, देखिए मोनिका, जाहिर सी बात है, जो आपने बात कही, शायद जिंदगी आज सस्ती हो गई है, तभी इतनी तेजी से लोगों की व्यवस्थाओं के आगे वो दम तोड़ रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, ऑक्सीजन की बेड की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, बेड की व्यवस्था की जाए, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसके अभाव में वो लगातार उनकी लोगों की मृत्यु हो रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं और शायद उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो है इन सबको व्यवस्था को ठीक कर, लेकिन जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, देखिए जिम्मेदारी तय की गई थी, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी, मंडलायुक्त की जिम्मेदारी तय की गई थी, तो इन सब की बात करनी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं बहुत लचर है और व्यवस्थाएं लचर है तभी तो बात जो है इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी, जब वो अधिकारी ही अपनी कामों का निर्वहन नहीं करेंगे तो शायद मृत्यु होना स्वाभाविक है और व्यवस्थाओं के आगे दम तोड़ना आम जनमानस दम तोड़ेगा ही। बिल्कुल, और जैसे कि आपने खुद ने बताया था जितेंद्र, अब जब कोई भी मतदाता जब वोट डालेगा तो उसके जहन में एक बात जरूर रहेगी कि अब विकास के नाम पर वोट डाला जाए, अब वोट डाला जाए कि अस्पताल बनेंगे, अब वोट डाला जाए कि बच्चों को शिक्षा मिलेगी ताकि वो डॉक्टर बन पाए, अब वोट डाला जाए ताकि हमें सुविधाएं मिलेगी, हमें संसाधन मिलेंगे। अब शायद लोगों को समझ में आएगा कि जात बिरादरी और ये जो तमाम जो ढकोसलेबाजी होती थी, इन पर से लोगों का ध्यान हटेगा। अब मुद्दे की बात पर लोग वोट देंगे। देखिए, अभी तक तो जनता की यही राय है और जहां भी हम बात करते हैं ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और जनता का सिर्फ ये कहना है कि हमारी गलती थी कि हमने जाति बिरादरी और धर्म के नाम पर वोट देना शुरू किया था। हमें शायद इस बात का एहसास हो गया है कि हमें अब जागरूक होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे हमें वोट देना होगा, पार्टियों को चुनाव करना होगा और शायद अगर इसी के नाम पे वोट दे कि अगर सरकार वो काम करती है तो शायद अच्छे अधिकारी तभी हमको शायद मिल पाएंगे। और
इसी जनता यही हिसाब से उनका कहना है कि हमें इस तरह से अब चुनना होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया धर्म और जाति का और भेदभाव का फर्क। अब हमें शायद इसीलिए लड़ना होगा ताकि हम समय पे ऐसी अगर देश में दोबारा महामारी आए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की महामारी आए, तो हम उन सब चीजों से, अभाव से बिल्कुल दूर ना रहें, उन सब चीजों को पूर्ण करने। तो आवश्यकता मोनिका अब शायद इसी बात की है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो व्यवस्था लचर हो चुकी है, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों के भरोसे आखिरकार आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का जुड़ाव अधिकारी से होता है। जब अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे, जब अधिकारी मिलेंगे नहीं, ये आम जनता का नहीं है, ये पत्रकारों की बात है मोनिका। लगातार पत्रकारों की मृत्यु हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा उनको कोशिश की जा रही है कि वो, लेकिन हम अपने दोस्तों को, अपने सहयोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन के फोन नहीं उठाते, खबर करना हो तो प्रशासन के लोग फोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, कवरेज करें, लेकिन उनकी मृत्यु वो उनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा, उनके ही फोन नहीं उठा रहे। ये स्थिति आम जनता की नहीं है, इसका ही तबदे की स्थिति है। बिल्कुल, और क्योंकि आप रिपोर्टर, आप फील्ड पर रहते हैं, तो कई बार आपके पास भी फोन आ जाता होगा गलती से, भूले भटके, कि आप व्यवस्था करा दीजिए, संसाधन जो है उनकी कमी है, ऑक्सीजन का आप इंतजाम करा दीजिए। तो ऐसे में जो लाचारी है, वो जो सिस्टम इस वक्त महसूस कर रहा है, वो हम खुद भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं जितेंद्र, कहीं ना कहीं। देखिए मोनिका, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की है, जहां पर परिजन अधिकारी के पैर में गिर जा रहे हैं, मीडिया कर्मियों के पास सहयोग कर रहे हैं कि आप शायद कुछ करा दे, क्योंकि हम शायद हमारी अधिकारी कोई बात नहीं सुन नहीं रहे हैं, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम व्यवस्थाओं से बिल्कुल लचर हो चुके हैं। एक उम्मीद लेके हमारे पास अक्सर फोन आया करते हैं मोनिका, लेकिन हम जब अधिकारी के भरोसे, जो अधिकारी से हम बात करना चाहते हैं, वो अधिकारी ही हमारा सहयोग नहीं कर रहे, तो हम शायद मदद कहाँ से करें, क्योंकि हम फिजिकल तौर से उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन शायद व्यवस्था इस तरह की लचर होना, हम भी मजबूर नजर आएंगे। अक्सर फोन आते हैं मोनिका, ये कभी भूले बच्ची की बात नहीं है, अक्सर फोन आते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए, वहां पर जो नोजिल लगता है उसकी व्यवस्था कर दीजिए, एक बेड दिला दीजिए, ऐसी तमाम व्यवस्था है। और प्राइवेट अस्पताल तो लूट घसोट में लगा हुआ है, लखनऊ के कई प्राइवेट अस्पताल है, लूट घसोट में लगा है, मोटी मोटी रकमें ली जा रही है। हाल में ही बीजेपी के लखनऊ पश्चिम के विधायक नीरज बोरा के अस्पताल की एक वीडियो क्लिप जो है वायरल होती है, 20 लाख रुपए की डिमांड कही कि जब 20 लाख रुपए दीजिए तब आपको बेड मिलेगा। वहां पर लगातार कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वो लूट घसोट में लगे, मानवता उनके लिए कुछ नहीं है, लगातार पैसे की मांग की जा रही है। इस वक्त इस चीज की भी देखी जा रही है कि इंसानियत भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो कि आपदा में अवसर खोज रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, लोग मर रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, उनको सिर्फ कमाना है। आशीष, आपका रुख करूंगी। चीजें बिगड़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कानपुर में आप देख रहे हैं कि लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ क्या आप ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन की तरफ से वो लागू किए जा रहे हैं? चीजें ठीक है, क्योंकि आबादी ज्यादा है, संसाधन कम है, तो वक्त लगेगा चीजों को ठीक होने में, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन पर लागू किया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है? जो निर्देश दिए जा रहे हैं, अब साधन और जो संसाधन ही, अगर आदमी के पास हथियार नहीं होगा तो लड़ाई क्या करेगा। अब जिस तरह से वो आ रहे हैं तो वो लागू किए जा रहे हैं। सबसे जो कानपुर के अंदर जो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, केवल मोनिका मैं बता दूं, वो मीडिया को फेस कर रहे हैं, बाकी अधिकारी केवल एक एजेंसी, नेशनल एजेंसी को लेकर चले जाते हैं, केवल निरीक्षण कराने, वीडियो बना लिया, उनको कैमरा, किसी निजी चैनल के पास वो नहीं जा रहे हैं। मीडिया से बात, पिछला कोविड काल में बता दूं, पिछले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन काल शाम को डीएम तब रामदत्त तिवारी थे, डीएम थे, और शाम को रोज कितने कोरोना से लेके हम लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, कितनी मौतें हुई, आंकड़ों का पूरा कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके बाद जब से ये 29 तारीख के बाद से ये अप्रैल में बढ़ना चालू हुआ है, मीडिया सारे न्यूज चैनलों से नदारद है, किसी के सामने कोई अधिकारी बैठ नहीं रहा है। अब मैं बता दूं उनका अब स्थिति ये हो चुकी है, आप केवल अधिकारियों के भरोसे, ये आप कह दो केवल अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो सरकार वोट क्यों देती? सरकार को हमने वोट क्यों दिया? जवाब हम किससे मांगेंगे, किसके पास जाए? अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे, किसके पास जाएंगे? एक आम आदमी की अधिकारी नहीं सुनेगा, अधिकारी लाइन नंबर बनाए नहीं उठेंगे
हम किसके पास जाएंगे? मोनिका आप बताइए। अब सरकार को ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही। मैं कानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मोनिका, पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी है। सरकार केवल हम बोल दें कि अधिकारी अधिकारी केवल अधिकारी, सिर्फ अधिकारी काम नहीं, तो फिर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो सरकारें किस लिए बैठी हुई हैं? सरकार किस लिए है? सरकार को हमने वोट दिया, आम जनता ने वोट दिया है, व्यवस्थाओं के लिए दिया है। हमारे टैक्स हम पेड करते हैं, व्यवस्थाओं के लिए करते हैं। अधिकारियों पे लगाम कौन लगाएगा? आप ऑडिट करिए, उनको उनकी जवाबदेही तय करिए, कुछ भी करिए। अब स्थितियां देखने लायक नहीं है कानपुर में। आप कल भी मैं रोज हाईलाइट जा रहा हूँ, शमशान घाट की तरफ जाओ, आप रात में शमशान घाटों पे दाह संस्कार हो रहा है, जबकि इसकी अनुमति नहीं होती है हिंदू धर्म में। आप ये स्थितियां हो चुकी हैं कानपुर के अंदर। और जवाबदेही क्या? अब केवल ये बोल दिया जाता है अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? हालात केवल ये कि अगर आज आदेश दे मृत्यु हुई दिया है है तो 2 दिन बाद का समय दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए। ऐसे हालात हो गए हैं। मेरे करीबी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। इस तरह के हालात वेटिंग में बहुत आपको बुरे हालात बता रहा हूं, मोर्चरी में लड़ाई हो बहुत रही है जरूरी दाह संस्कार के है लिए कि कोई ठोस रणनीति बने। अरविंद, अब वक्त आ गया है, अब जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही अगर बढ़ती जाती है तो उसका बड़ा भुगतान कहीं ना कहीं बड़ी आबादी को करना पड़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि कोई ठोस रणनीति बने। देश की तरफ से, प्रदेश की तरफ से सरकारों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या ठोस रणनीति होनी चाहिए? मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि तमाम अन्य जो विश्व के जो देश हैं उन्होंने वैक्सीनेशन पर काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है, क्योंकि अगर कोरोना उनको होता भी है तो मृत्यु दर जो है वो ना के बराबर है। मृत्यु उन लोगों की नहीं होती है जिनको वैक्सीन लग जाती है। तो क्या हम कहें कि हमें इस पर ज़्यादा बल देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके? बिल्कुल साफ जाहिर है कि मुखिया होते हैं, चाहे वो घर के हों या गांव के हों या जिले के हों या देश के हों। अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज जब तक ठीक हो, सहारनपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आलोक भी लगातार बने हुए हैं। आलोक, अब बहुत जरूरी हो गया है कि हम कोई ठोस जो रणनीति है सरकार उस पर काम करे। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी एक हों। ऐसे में, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया वैक्सीनेशन का, क्या हमें वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? संसाधन, क्योंकि संसाधनों की एकदम इतनी ज्यादा डिमांड है कि वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे ये लगता है कि एकमात्र तरीका ये है कि वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। देखिए मोनिका, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, मैं आपको वर्तमान स्थिति सहारनपुर की वैक्सीन की दूसरी डोज अब लगनी शुरू हो गई है। दूसरी डोज लोगों ने लेनी भी शुरू कर दी है, लेकिन जो पहली डोज लेने के लिए फिर लोग जा रहे हैं, कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई जगह जो है वैक्सीन ही समाप्त हो गई है, वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात, जो 18 साल के लिए 1 मई से शुरू होना था वैक्सीनेशन का अभियान, इसका कल शाम से 4 बजे से इसका पंजीयन शुरू हुआ है। हमने प्राइम न्यूज में कल बताया भी था कि इसका पंजीयन अभी शुरू नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन अब शुरू किया है, तो जितना प्रेशर पड़ा है उससे पता चला ये कि वो क्रैश हो गई, वो साइट ही क्रैश हो गई, उसके बाद वो शुरू हुई, ये शुरू नहीं हो पाई। हालात बहुत खराब है। स्थिति, जितने हमारी आबादी ज्यादा है, हमारे पास संसाधन कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना स्वास्थ्य देश की जनता का बिगड़ रहा है, उतना ही स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश सरकार का भी आने वाले टाइम में बिगड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन जितने संसाधन हमारे पास है, आबादी है। मैं हेल्पलाइन की बात से आपसे बात शुरू करूं। हेल्पलाइन में मान लीजिए हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल में एक हेल्पलाइन है, बाहर तीमारदार खड़े हैं, अंदर मरीज एडमिट है। 1-1 घंटे बाद बुलेटिन जारी होना चाहिए कि बेड नंबर 3 की स्थिति ये है, बेड नंबर 15 की स्थिति ये है, ताकि उनके तीमारदारों को ये तसल्ली तो हो कि हमारे मरीज के साथ अंदर हो क्या रहा है। तीमारदार अंदर जा नहीं सकता, अंदर से कोई बुलेटिन जारी नहीं हो रहा है। तो व्यवस्था जितनी हो, उस व्यवस्था का तो उपयोग होना चाहिए। अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में तय करनी चाहिए, सबसे बैठकर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सारे लोगों को बिठाकर आधे घंटे की या हालात ये है आलोक कि अब लोगों को अस्पतालों पर भी भरोसा नहीं है। मेरे करीबी ऐसे हैं और अमूमन लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि अगर एक बार व्यक्ति अस्पताल में पहुंच गया तो वो जीवित नहीं बाहर लौट रहा है।
इस कदर अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल मोनिका, स्थिति यही है कि स्वास्थ्य विभाग के भरोसा सरकार का भी उठ गया। अगर सरकार का भरोसा स्वास्थ्य विभाग से ना उठा होता तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली की बात उभर कर सामने आई है, हालांकि कुछ जगह पर ये लागू नहीं हो पाई है, हो जाएगी लागू जब सरकार ने ये सोचा है। ये एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे खत्म हुआ है, तभी सेक्टर प्रणाली की जरूरत पड़ी है। सरकार भी ये मान के चल रही है कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है वो लचर हो गया है। जितने उनके पास संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है, अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसलिए सहारनपुर का जो मेडिकल कॉलेज, उसके प्राचार्यों को बदला गया, उसके सीएमएस को बदला गया। सरकार व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में जो 1200 हमारे यहाँ टेस्टिंग होती थी, उसको 800 टेस्टिंग बढ़ाकर 1200 भी किया। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें, टीम 11 की बात करें, उनके देश प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से सजग है। लेकिन कराए जमीनी स्तर पर तो डीएम, कलेक्टर और कमिश्नर बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, ये कराएंगे। ये बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सीयूजी नंबर पर फोन उठाने को तैयार नहीं है। प्राइवेट नंबर ये देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट नंबर का ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं। किससे बात करें, कहाँ जाए? इसकी जनता त्राहिमाम हो गया है। लोग रो रहे हैं, अधिकारियों के पैर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। अगर अधिकारी मिल जाता है, मीडिया के लोग अगर कवरेज करते चले जाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पे, तो मीडिया के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। मीडिया की स्थिति यह है कि जब अधिकारी सीयूजी नंबर नहीं उठा रहे, किससे बात करें, किससे उसको राहत दिलाए? जी मोनिका। बिल्कुल, तो आम जनता की क्या हालत होगी ये बता रही है स्थिति। जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। लखनऊ से आप लगातार बने हुए हैं। ये रिसर्च बताती है कि भारत के लिए मई का जो महीना है वो बहुत बड़ी चुनौती है, और खासकर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में जो मामले हैं वो निकलकर सामने आएंगे। मौतों का आंकड़ा अगर हम बात करें या फिर हम एक्टिव केसों की बात करें, ये सच्चाई है और बहुत कड़वी सच्चाई है कि आने वाला जो मई का महीना है ये बहुत बड़ी चुनौती होगी जनता के लिए, शासन के लिए और प्रशासन के लिए। क्या उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है? इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है? जितेंद्र। मोनिका, देखिए, ये बात सच है कि जो मई में पीक समय आ रहा है, और पीक समय की बात की जाए तो 6 लाख की स्पीड से ही लगभग चलेगा, और कहीं ना कहीं 6 लाख लोग रोज संक्रमित होंगे। इस तरह की वैज्ञानिकों द्वारा बात कही जा रही है। आप ये सोचिए, अभी पीक समय नहीं है तो ये हाल है व्यवस्था का, और पीक समय आ जाएगा तब क्या सरकार तैयार हो जाएगी? प्रशासन के अधिकारी तैयार हो जाएंगे? मुझे तो विश्वास नहीं है कि इन सब चीजों पे कि शायद पीक समय में ये इस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। सरकार की कमी की बात की जाए तो सरकार पे कोई कमी नहीं छोड़ रही। लगातार कोशिश कर रही है और बेडों बढ़ाने की संख्या की जा रही है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी अगर जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो ये पीक समय भी चला जाएगा और कोरोना को हरा देंगे। स्थिति मजबूत करनी होगी, व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा, और हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ करना होगा। चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या आम जनमानस, सबको एक साथ आना होगा। और कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता से ही शायद हमारा बचाव होगा, और कहीं ना कहीं लोगों को मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा कि अगर किसी को आवश्यकता है तो लोग मदद करें, उससे दूर मत भागे। क्योंकि स्थिति यह है कि मोनिका, इस स्थिति में कोरोना काल में अपने ही अपनों का साथ छोड़ना, पहचानना छोड़ दे रहे हैं। कई तस्वीरें आई उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में भी 4 घंटे घर के अंदर लाश पड़ी रही माँ की, बेटा अस्पताल में एडमिट, बहू अस्पताल में एडमिट, और शायद क्षेत्र वाले लोग नहीं छोड़े। एक मुस्लिम समुदाय का लड़का आगे आता है और उसके 3 दोस्त मिलकर उसकी अंतिम संस्कार करते हैं। तो हमें आवश्यकता है एक साथ होने की, और ये समय है जब भारत को एकजुट होना होगा, उत्तर प्रदेश को एकजुट होना होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को, लखनऊ की जनता को एकजुट होना होगा। और जो एकजुटता की ही आवश्यकता है, और एकजुटता से ही हम उनको हरा सकते हैं। सरकार को और मजबूत तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मई दूर नहीं है, 1 मई से कहा जा रहा है कि पीक समय शुरू हो जाएगा। सरकार को मजबूती से अधिकारी को लाना होगा, सामने लाना होगा, और अधिकारी जो लगातार, मैं नहीं कहता कि मोनिका की अधिकारी संक्रमित नहीं हो रहे हैं, अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। आज सीनियर आईएएस का भी निधन हो गया। अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाव को भी जिनकी जिम्मेदारी पे जनता की जिम्मेदारी है उनको भी निर्माण करना होगा। कोशिश करनी होगी कि उनको थोड़ी सी राहत दी जाए, और जनता शायद अगर संतुष्ट होगी तो सरकारें संतुष्ट हो जाएंगी, और सरकारें संतुष्ट होगी तो अधिकारी भी संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, एकजुटता की आवश्यकता है और सरकार को एकजुट होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नाजुक है हालात, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने फील्ड पर उतरकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई और बताया कि ताज़ा हालात क्या हैं
और जो सबसे बेहतर विकल्प इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि स्वयं के हाथों में ही कहीं ना कहीं जान बचाना अब रह गया है। उम्मीद खुद से रखिए, क्योंकि बाहर स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। जीने के लिए तो इंसान जद्दोजहद कर ही रहा है, लेकिन मरने के बाद भी शवदाह में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है, इसीलिए समय की गंभीरता को समझिए और अपने घरों पर रहिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें।